हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं आज डेमोक्रेसी के बारे में। क्लास 9th के पॉलिटिकल का है ये फर्स्ट चैप्टर, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. ये गवर्नमेंट का चलाने का, रूल करने का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें रूलर्स को जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, न कि कोई अपनी ताकत से, अपनी बल पे या अपनी मर्जी से रूल करता है। और भी कई तरीके हैं रूल करने के, जैसे मोनार्की। इसमें वंश परंपरा चलती है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, इसमें वंश परंपरा चलती है। उसके बाद मिलिट्री रूल, इसमें भी पावर का यूज करके कोई रूल पे कब्जा करता है। डिक्टेटरशिप, इसमें भी मनमर्जी की जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को पब्लिक पीपल चुन के रूलर बनाते हैं, और वो जो रूल करते हैं तो वो पब्लिक के ही इंटरेस्ट को देखते हुए रूल करते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बातें हम जान लें। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं। नंबर 1, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। इसमें जितने भी डिसीजंस हैं वो जो लिए जाते हैं वो कोई एक अपनी मनमर्जी से नहीं लेता है, बल्कि उसके लिए पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पे लीडर्स बैठते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट पे कोई डिसीजन लिया जाता है। तो नंबर 1, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जबकि मोनार्की में राजा अपनी मर्जी से अपना जो उसके मन में आएगा फैसला लेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। मिलिट्री रूल में मिलिट्री की अपनी पावर चलती है। डिक्टेटरशिप, वो अपनी मनमर्जी दिखाते हैं। लेकिन इसमें लीडर्स आपस में डिबेट करते हैं, फिर कोई डिसीजन लिया जाता है, तुरंत ही डिसीजन नहीं ले लिया जाता है। नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें सभी को इलेक्टोरल कंपटीशन में फ्री होके चांस मिलता है। ऐसा नहीं कोई किसी को रोक दे, कोई किसी को परमिट करे तब वो कर सकता है। जैसे चाइना में किसी को भी इलेक्शन में अपने आप को कैंडिडेट बनाने से पहले वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है, और वहां अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम वो है जिसमें जो कोई पावर में है, भी रूल कर रहा है, तो उसके हारने की भी गुंजाइश होनी चाहिए, अगर वो पब्लिक में उतना ज्यादा फेमस नहीं है तो। नंबर 3, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर इंसान वोट के मामले में इक्वल है और उनके सबके वोट का वैल्यू सेम है, किसी का वैल्यू कम या ज्यादा नहीं है। अब जैसे सऊदी अरेबिया में अब जाके उन्होंने राइट टू वोट दिया है, लेकिन पहले राइट टू वोट वुमेन को नहीं था। उसकी जगह पे एस्टोनिया, जहां रशियन माइनॉरिटी रहती है, उनको राइट टू वोट के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिजी में हम चले जाते हैं तो वहां पर जो वहां के फिजियन लोग हैं उनके वोट का वैल्यू इंडियन फिजियन से ज्यादा होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में हर एक वोट का वैल्यू सेम होता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। नंबर 4, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। हर डेमोक्रेसी में लॉ का रूल चलता है और सबके राइट्स, पीपल के राइट्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है। जिम्बाब्वे की अगर हम केस को लें, जो 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ, फिर वहां की सरकार बनाई जानू पीएफ पार्टी ने, जिसके लीडर
रॉबर्ट मुगाबे, क्योंकि उन्होंने वहां के इंडिपेंडेंस के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी, तो काफी फेमस पॉपुलर लीडर रहे वो। लेकिन आगे चल के वो अनफेयर इलेक्शन वगैरह में प्रैक्टिसेस करने लगे, वो अपनी मनमर्जी से अपने कैंडिडेट को जिताने लगे, अपने राइवल्स को बैड तरीके से उनको हराने की कोशिश करने लगे। तो ये तरीका डेमोक्रेसी का तरीका नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी वो है जिसमें सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट दिया जाए और वहां पर लॉ का रूल चले। तो इसका चौथा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये सभी इसके फीचर्स हैं। अब है कि डेमोक्रेसी को अगर हमें अच्छा बताना है तो उसके लिए हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे डेमोक्रेसी के। जैसे अभी फीचर्स बताए, तो कुछ आर्गुमेंट्स भी हम दे सकते हैं। तो अगर हमें डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट्स देना हो तो हम क्या देंगे? इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम देखते हैं हमारे भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, अक्सर हम देखते हैं हमारे लीडर्स की इंटरव्यू वगैरह मीडिया में होता ही रहता है। इसके अलावा कभी किसी ग्रुप को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, वो धरना प्रदर्शन ये सब करते हैं। संसद में भी सवाल उठाया जाता है, पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स के थ्रू। तो ये सब क्या है? सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, उसके काम के बारे में पूछ सकते हैं जरूरत पड़े तो। ये सबसे ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो नंबर 1, इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में ऐसे ही फट से कोई भी फैसला नहीं ले लिया जाता है। किसी भी टॉपिक को पहले पार्लियामेंट में लाया जाता है, फिर पार्लियामेंट में उस पर बहस होती है। कुछ लोग उसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो मेजोरिटी कहता है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स मेथड टू सॉल्व डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि हम हर डेमोक्रेसी में हम एक ही तरह के नहीं, कई तरह के ग्रुप को देखते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। तो जब एक साथ डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में उसका भी सॉल्यूशन होता है। इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं हमें राइट टू वोट होता है, हमारे सवाल का जवाब भी दिया जाता है, हमारी किसी भी बात पे सरकार सोचने पे मजबूर हो जाती है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे डिग्निटी पीपल की एनहेंस होती है। जबकि मोनार्की में राजा साहब जो हुक्म करेंगे वही होगा, उन्होंने कह दिया सर कलम कर दो, कर देगा, उस पर कोई हम अपील भी नहीं कर सकते, कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है। मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप, ये सब तो डेमोक्रेसी में ये फायदा देखने को मिलता है। अब फिफ्थ है, इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेट होता है, उसका जो तरीका है काम करने का, अगर कोई डिसीजन गलत ले लिया गया है तो आगे चलकर उस गलती को करेक्ट करने का भी इसमें चांस होता है। ये तो थे इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी आर्गुमेंट। अब आपको अगर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देना हो तो क्या आर्गुमेंट्स देंगे हम? नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग विच लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। हर इलेक्शन में कोई जरूरी नहीं कि हर बार लीडर जो है जीतता ही चला जाए। सरकारें भी बदलती हैं, पार्टी मेजोरिटी से माइनॉरिटी पे आ जाती है तो सरकारें भी बदल जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो चीज अभी जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट चल रहे थे, कोई जरूरी नहीं कि अगली सरकार भी उसे चलाए, कैरी करे, या जो लीडर इस काम को कर रहा था वो इलेक्शन हार गया तो वो फिर उसमें रुकावट भी आ जाती है। तो ये इंस्टेबिलिटी को लीड करती है। नंबर 2 अगेंस्ट argument against democracy is all about power play, there is no morality। डेमोक्रेसी में पावर प्ले होता है, ताकत शक्ति सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसके लिए वो तरह तरह के कंपटीशन करते हैं और इसमें मोरालिटी कहीं खो जाती है। मोरालिटी मीन्स अब वोटर्स को रिझाने के लिए हमें वोट करेंगे,
कई जगह शराब बेचे बांटे जाते हैं, लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, और भी कई तरह से लोगों को रिझाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ मोरल वैल्यू खत्म हो जाता है। नंबर 3, so many people have to consult it which leads delay। अभी जैसे देख लीजिए, हमारे ही देश की बात लेते हैं, 2-3 कानून बने हैं और एक और बनाने की तैयारी चल रही है वक्फ बोर्ड को लेके। तो क्या तुरंत किसी के मन में आया और उसने वो कानून बना दिया? नहीं, इसमें बहुत से तरह के लोगों से कंसल्ट करना होता है, बहुत से तरह के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब से ओके चाहिए होता है, जिसकी वजह से देरी होती है। देरी हो ठीक है, लेकिन काम दुरुस्त हो, डेमोक्रेसी का ये मानना है। 4th, इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन विच लीड्स करप्शन। हर लीडर चाहता है, जो भी इलेक्शन कंपटीशन में पार्ट लिया है, हर कोई चाहता है कि हमारी जीत हो। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो करप्शन भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक है, इन सबको रिश्वत वगैरह चलता है, ये आम बात है, क्योंकि इसमें कंपटीशन है, पावर को हाथ में लेना है, और इसकी वजह से करप्शन को भी ये लीड करता है। फिर elected leaders don't know the best interest of the people which result in bad decision। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को कुछ और चीज की जरूरत है, और जो रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें भेजा गया है वो वहां बैठे हैं, उन्होंने उस तरह का डिसीजन ले लिया जो कि इनके इंटरेस्ट का है, वो गलत डिसीजन भी हो जाता है। तो ये कुछ इनके आर्गुमेंट हैं जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। हमें इनके फेवर में भी, इनके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट्स दोनों को समझ लेना है, जान लेना है, और फीचर्स क्या है वो जान लेना है। अब सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी में सरकार कैसे बनती है। तो जैसा कि मैंने अभी इन शॉर्ट बताया कि इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कैसे इलेक्टेड बाय द, हमारे यहाँ टाइम टू टाइम लोकसभा और विधानसभा के जनरल इलेक्शन होते रहते हैं, हर 5 साल में इनका टाइम पूरा होता है। मान लीजिए अभी बात कर रहे हैं स्टेट की, पहले स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनता है, तो उसके लिए ये पूरा स्टेट है, और ये पूरे स्टेट के वोटर्स अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बटे हुए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बटे हुए हैं। अब ये पूरे स्टेट के लोग अपने अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे, उनमें जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो उस कंस्टिट्यूएंसी का विनर माना जाता है, और इस तरह से वो सब चुन के विधानसभा पहुंचेंगे। इन सब के पहुंचना, अब ये जो है, इनमें जो इलेक्शन में जिन लोगों ने अपने आप को कैंडिडेट बनाया है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने बहुमत मेजॉरिटी पा लिया है वो उसके लीडर को, उनका जो भी लीडर होगा उस पार्टी का, उसे गवर्नर, ये स्टेट के हेड होते हैं गवर्नर, ये उन्हें इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, और वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर तो ये बन गए, लेकिन इस स्टेट के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक अकेला इतने सारे को कैसे कंट्रोल कर पाएगा। तो उसके लिए वो गवर्नर की हेल्प लेते हुए अपने लिए कुछ और मिनिस्टर्स को चुनेंगे, जिन्हें हम कैबिनेट कहते हैं। ये सब मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए स्टेट का, या कह लीजिए एग्जीक्यूटिव, सीएम, गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब कहलाएंगे अब एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से स्टेट में होता है। सेम ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। पूरे कंट्री के ये वोटर्स हैं, मान लीजिए ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बटे हुए हैं, जिन्हें हम लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र से एक चुन के आएगा और वो फिर पार्लियामेंट पहुंचेंगे। वहां पर जो मेजॉरिटी पाने वाले हैं उनको
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस कंट्री का जो हेड होगा वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, ना कि कोई किंग। प्रेसिडेंट अब जो पार्टी मेजॉरिटी में आई है उसके लीडर को इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए, और वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। अब प्राइम मिनिस्टर अपने साथ अपनी कैबिनेट को चुनेंगे और इस तरह से यूनियन कैबिनेट तैयार होगा और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। तो इस तरह से जनरल इलेक्शन के थ्रू सरकार चुनी और बनाई जाती है। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ही सारा काम कर रही है, लेकिन है क्या, एक चीज कहते हैं कि पब्लिक किस है, तो मैं भी तो पब्लिक हूं तो मुझे करने दो। इस पूरे देश में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पब्लिक की सरकार, पीपल की सरकार है, तो अगर सबके सब सरकार चलाने जाएंगे तो कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, कैसे दुनिया में क्या होगा। तो ऐसा किया जाता है कि कुछ लाख में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेज दिया जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव बाकियों के बिहाफ में सरकार से क्वेश्चन करते हैं, उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ये तो था डेमोक्रेसी। आई होप आप लोगों को ये बात समझने के बाद कुछ फायदा मिलेगा और आप लोग इसके बारे में ये 3 बातें तो घोल के पी जाइए। इस सब चैप्टर से रिलेटेड ये 3 बातें घोल के पी जाइए, आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट